नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चीन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। चीन का यह जो 1982 का चौथा संविधान है, यह संविधान एक दूरदर्शितापूर्ण संविधान है जिसमें कि चीन के व्यवस्थित विकास का दिशा निर्देश दिया गया है। इससे पूर्व के 3 संविधान संक्रमणकालीन संविधान थे और कुछ समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बनाए गए थे। पिछले संविधानों की तुलना में 1982 का ये जो संविधान है, इसका आकार काफ़ी बड़ा है और इसमें कुल 138 अनुच्छेद हैं। इसमें 1 प्रस्तावना है तथा 4 अन्य अध्याय हैं। संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि सभी राष्ट्र जातियों ने मिलकर, अर्थात चीन में 56 प्रकार की राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं, जिनमें हान राष्ट्रीयता सर्वप्रमुख है। इन सभी जातियों ने मिलकर चीन की संस्कृति को वैभवशाली बनाया है और इन सभी जातियों के जो मज़दूर और जो श्रमिक हैं, उनके पास ही सत्ता की अंतिम शक्ति रहेगी। इस प्रस्तावना में साम्यवादी दल की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उनको स्वीकार किया गया है और इस संविधान की प्रस्तावना की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इससे पूर्व के संविधानों में जो अंतिम शक्ति है वो सर्वहारा की तानाशाही की बात कही गई थी, अर्थात श्रमिक की तानाशाही। किंतु श्रमिकों की तानाशाही के स्थान पर 82 के संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि अब यहाँ पर चीन की जनता की जनवादी तानाशाही या अधिनायकत्व रहेगा, अर्थात केवल श्रमिक वर्ग या गरीब कृषक के हाथ में तानाशाही नहीं रहेगी, वरन चीन की समस्त जनता। इस प्रकार से यह एक संकेत है पूर्व के संविधानों से अलग जाने का, अर्थात चीन की जनता, चाहे उसमें श्रमिक हैं, चाहे उसमें बुद्धिजीवी हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी जनता के सम्मिलित वर्ग हैं, सभी वर्गों के हाथ में जनवादी अधिनायकत्व रहेगा और चीन की जनता के हाथ में अधिनायकत्व रहेगा, अंतिम शक्ति रहेगी। और इस अंतिम शक्ति में विश्वास करते हुए चीन जो है वो समाजवादी मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा। संविधान का जो पहला अध्याय है वो सामान्य सिद्धांतों का अध्याय है और उसमें लोकतांत्रिक केंद्रवाद की चर्चा की गई है, जिसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और साथ ही इसमें यह कहा गया है कि चीन की अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासन तथा सेना का जो गठन है वो समाजवादी सिद्धांतों पर ही किया जाएगा। चीन का जो संविधान का जो दूसरा अध्याय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित है। यह भी पिछले संविधानों से अलग प्रकार की एक व्यवस्था है, क्योंकि चीन के जो पिछले संविधान थे उनमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई विशेष बल नहीं दिया गया था और उनको संक्षेप में ही संविधान के अंत में स्थान दिया गया था। किंतु वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों का ये जो अध्याय है, यह अपना स्थान प्रस्तावना के पश्चात सामान्य सिद्धांतों के बाद के दूसरे चैप्टर में इसको रखा गया है। भारत के संविधान की हम बात करें तो भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकारों के चैप्टर को प्रस्तावना के बाद में भाग 3 में रखा गया है, जो कि इसके महत्व को दर्शाता है। इसका अर्थ ये है कि चीन में भी 1982 के संविधान के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों को पूर्व के संविधानों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है और उनका अधिक विस्तार से वर्णन भी किया गया है, जो कि देंग शाओपिंग के नेतृत्व में चीन की एक उदारवादी जो सोच है नागरिकों के प्रति, उसको दर्शाता है। तीसरा जो अध्याय है वो राज्य की राजनीतिक संरचना के बारे में है, जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रपति, राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, स्थानीय जन कांग्रेस, स्थानीय जन न्यायालय,
आदि संस्थाओं के माध्यम से चीन की राजनीति का संचालन किया जाएगा। तो जो तीसरा अध्याय है वो राज्य की विभिन्न संस्थाओं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात करता है। जो चौथा और अंतिम अध्याय है वो राष्ट्रध्वज, राष्ट्र चिन्ह तथा राजधानी का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। और इसमें चीन की जो राजधानी पहले पीकिंग थी, पीकिंग का नाम बदल करके बीजिंग कर दिया गया है। और इसी तरह से पुराने संविधानों की तुलना में कई दृष्टियों से यह जो नया संविधान है वो नूतन है। और इस संविधान में ऐतिहासिक अनुभवों का सार समाहित किया गया है। चीन के पिछले संविधानों के अंतर्गत जो ऐतिहासिक अनुभव थे उनका निचोड़ यह था कि साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत यदि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को स्वीकृत नहीं किया जाएगा तो चीन का विकास कभी भी संभव नहीं होगा और चीन पिछड़ता ही चला जाएगा और साम्यवादी क्रांति असफल हो जाएगी, जनता में असंतोष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए जनता की समृद्धि को बढ़ाना यह सबसे पहले आवश्यक है। जनता के जो जीवन स्तर को ऊंचा उठाना यह नए संविधान के निर्माताओं के लिए बहुत ज़रूरी था। और जनता के जीवन स्तर को तभी ऊंचा उठाया जा सकता है जबकि उसके आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। और उसके लिए चीन की अर्थव्यवस्था का विकास आवश्यक है। और चीन की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक मजबूत बाज़ार को स्थापित करना होगा। तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था इस नए संविधान का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। अब यदि हम इसकी विशेषताओं की चर्चा करें तो पहला इसकी विशेषता है संक्षिप्त संविधान, अर्थात 138 अनुच्छेदों के साथ यह संविधान यद्यपि पिछले संविधानों की अपेक्षा व्यापक संविधान है, किंतु दुनिया के यदि अन्य संविधानों की चर्चा करें तो उनकी तुलना में यह एक संक्षिप्त संविधान है। इसमें अन्य बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। मूलतः इसमें राज्य की संरचनाओं का संक्षेप में उल्लेख किया गया है और नागरिक अधिकारों का थोड़ा सा विस्तार से उल्लेख किया गया है। निर्मित और लिखित संविधान, इस संविधान का निर्माण जो है वो जनवादी कांग्रेस के द्वारा नियुक्त की गई एक समिति के द्वारा किया गया। देंग शाओपिंग के नेतृत्व में इसका संविधान का निर्माण हुआ और देश की जनता ने इसको देशव्यापी विचार विमर्श के पश्चात स्वीकार किया। और इस संविधान में व्यवस्थित रूप से राजनीति से संबंधित सभी बातों को लिखा गया है। तीसरी विशेषता है कठोर संविधान। कठोर संविधान का तात्पर्य उस संविधान से होता है जिसमें आसानी से संशोधन न किए जा सकें। और यद्यपि इसमें संशोधन हुए हैं और 1918 में अभी लेटेस्ट इसका संशोधन हुआ है, 2003 में हुआ। उसके पश्चात अनेक संशोधन इसमें हुए हैं, किंतु आसानी से इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इस संविधान में संशोधन करने के लिए 115 जो कांग्रेस के जो सदस्य हैं उन 115 से अधिक सांसदों के द्वारा संशोधन का प्रस्ताव चीन की जनवादी संसद में रखा जाना चाहिए और वह भी तभी पारित माना जाएगा जब चीन की जनवादी कांग्रेस के 2/3 सदस्य अर्थात 66% जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाए। इस तरह से यह एक कठोर संविधान है क्योंकि 2/3 सदस्यों के द्वारा स्वीकार किया जाना यह एक बहुत बड़ी कठोर शर्त है जिसका कि सामान्यतः नहीं पाया जा सकता। अगली विशेषता है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। इसके बारे में हम पहले ही बता सकते हैं कि पिछले संविधानों में श्रमिकों की तानाशाही की बात की गई थी, किंतु वर्तमान संविधान में जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही की बात की गई है, अर्थात संपूर्ण जनता, जिसमें चाहे वे बुद्धिजीवी हो सकते हैं, चाहे वे मध्यम वर्गीय लोग हो सकते हैं, चाहे वे निम्न वर्गीय गरीब जनता हो सकती है, अर्थात सभी वर्ग, सभी राष्ट्रीयताएं,
सामूहिक रूप से चीन की जनता का निर्माण करते हैं और चीन की यही जनता जो अंततः उसी की लोकतांत्रिक तानाशाही में चीन का संविधान कार्य करेगा। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही का अर्थ यह भी है कि नागरिकों को राज्य के मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार है। प्रत्येक स्तर पर सबसे जो निम्नतम स्तर है वो कम्यून कहलाता है, जो गांवों और छोटे छोटे गांवों और कस्बों में साम्यवादी दल का जो सबसे निम्नतम संगठन है। और इन कम्यून्स में हर स्तर पर जन सभाओं का गठन किया गया है, जहां पर सभी नागरिक जो हैं वो वयस्क नागरिक भाग लेते हैं और देश की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपना हिस्सा बटाते हैं। वे सरकारी कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी रखते हैं। सरकार के कर्मचारी यदि भ्रष्ट हो जाते हैं तो उसकी सूचना वे एक निश्चित चैनल के माध्यम से ऊपर के स्तरों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार लोकतांत्रिक तानाशाही जो है वो सरकार की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। अगली विशेषता है जनवादी गणतंत्र। जनवादी गणतंत्र का तात्पर्य यह है कि पहला तो समस्त शक्ति जनता के हाथ में केंद्रित है। दूसरा, प्रत्येक स्थान पर जनसभाओं का गठन किया गया है, अर्थात हर स्थान पर कम्यून के स्तर पर, जिले के स्तर पर, प्रांत के स्तर पर, स्थान पर लोग संगठित होकर के अपने स्थान के शासन का संचालन करते हैं। और तीसरा इसका अर्थ है कि लोगों को राजनीतिक मामलों के अलावा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण करने का पूरा अधिकार है। अर्थात लोगों की सहभागिता सरकार के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तरों पर बढ़ा दी गई है। अगली विशेषता है लोकतांत्रिक केंद्रवाद, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अंतिम तानाशाही जनता के हाथ में और अंतिम शक्ति साम्यवादी दल के हाथ में। और साम्यवादी दल जो है वो केंद्रीय, जो वहाँ की जन कांग्रेस है, चीन की केंद्रीय संसद है, उसके माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। अगली विशेषता है बहुराष्ट्रीय राज्य। बहुराष्ट्रीय राज्य का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर अनेक प्रकार की राष्ट्रीयताओं के लोग एक साथ रहते हैं। 56 राष्ट्रीयताएं वहाँ पर निवास करती हैं, यानी अलग अलग वहाँ पर मंचूरियन हैं, मंगोलियन हैं, कोरियन मूल के लोग हैं। वहाँ पर इस्लाम यानी कि मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और सबसे बड़ी हान राष्ट्रीयता के लोग हैं। अलग अलग नस्लों के लोग वहाँ पर हैं और ये सभी मिलकर के चीन की जनता का निर्माण करता है। इस तथ्य को स्वीकार किया गया है संविधान के द्वारा और इन सभी राष्ट्रीयताओं को अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है, इसकी गारंटी संविधान देता है। अर्थात उसके लिए वे अपने रीति रिवाजों को मान सकते हैं, अपने कस्टम्स को पूरा करने के लिए अपनी परंपराओं को वो सुरक्षित रख सकते हैं। अगली विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली। यह लोकतांत्रिक केंद्रवाद के अंतर्गत हमने देख लिया था कि भारत की तरह वहाँ पर केंद्र और राज्य के स्तरों पर संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों में नहीं किया गया है, वरन एक ही केंद्रीय सरकार है। वो केवल शासन की सुविधा के लिए प्रांतों में अलग अलग सरकारों का निर्माण करती है और उन्हें शक्तियों का विभाजन इस तरह से उन्हें शक्तियों का अपना नीचे के स्तर पर हस्तांतरण करती हैं कि वहाँ का शासन ठीक से चलाया जा सके। और केंद्र सरकार जब चाहे तब इन प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, प्रांतों को का पुनर्गठन कर सकती है, उन्हें कम कर सकती है, उन्हें अधिक कर सकती है। संपूर्ण शक्ति जो है वो केंद्रीय सरकार के पास है। अगली विशेषता है नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य। जैसा कि हमने देखा था कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के इस चैप्टर को बहुत ही महत्व दिया गया है और जो पहले संविधान के अंत में कहीं हुआ करता था, अब इसको सेकंड चैप्टर इसको बना दिया गया है और संविधान का अनुच्छेद 33 से लेकर के 56 तक मौलिक अधिकारों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जनता के आर्थिक अधिकार हैं, जिसमें काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क एंड ड्यूटी टू वर्क, अर्थात काम करने
लोगों का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, अर्थात कोई आलस में खाली बैठना वहाँ पर एक अपराध माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो कार्य करेगा और प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार भी है कि वो कार्य कर सके, उसे कार्य मिले आवश्यक रूप से, ताकि अपनी आजीविका चला सके। इसी प्रकार से विश्राम का अधिकार है, बुढ़ापा, बीमारी और अशक्तता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। राजनीतिक अधिकारों में वोट देने का अधिकार है, सभी स्त्री पुरुषों को समान रूप से सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करवाने का अधिकार है, और सरकारी कर्मचारियों की वजह से उनकी कोई हानि होती है तो हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार है, और जनता को सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने का अधिकार है। सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीयताओं को अपनी अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तथा विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान और सृजन करने का अधिकार है। इसी प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की यदि हम बात करें तो भाषण और अभिव्यक्ति की, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है, अपना अपना धर्म पालन की स्वतंत्रता है। अनुचित रूप से व्यक्ति को बंदी न बनाया जाए, इस बात की गारंटी संविधान देता है। इसी प्रकार से पारिवारिक सुरक्षा की स्वतंत्रता है। ये जो अब इसका यदि हम विश्लेषण करें तो संविधान में यद्यपि उनका उल्लेख किया गया है, किंतु व्यवहार में इसका कितना पालन किया जाता है यह तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह ही है, क्योंकि हमें पता है कि 1989 में इस संविधान के लागू होने के मात्र 7 वर्ष पश्चात वहाँ का जो थियाननमेन चौक है, जहाँ पर छात्रों ने एक विरोध प्रदर्शन किया था और किस तरह से उनका कत्लेआम कर दिया गया था, तो वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं वहाँ केवल दिखावे की हैं और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार भी केवल दिखावे के हैं। वहाँ पर किस तरह से मुसलमानों को सामूहिक रूप से मारा जाता है और किस तरह से अन्य नस्ल के लोगों को वहाँ पर निर्दयतापूर्वक उनके साथ व्यवहार किया जाता है, यह आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। यद्यपि संविधान में इन सब की बात कही गई है, अधिकारों की बात की गई है, लेकिन ये अधिकार जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए कोई वास्तविक अधिकार नहीं है, यदि हम यथार्थ की चर्चा करें तो। अगली विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थव्यवस्था यद्यपि बाज़ार आधारित कर दी गई है, किंतु अर्थव्यवस्था की जो अंतिम शक्तियां हैं वो राज्य को ही दी गई हैं, अर्थात राज्य ही तय करेगा कि बाज़ार को किस हद तक कितना खोलना है, किस हद तक अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत या सामूहिक निवेश को बढ़ावा देना है। जो भूमि का जो स्वामित्व है वो पूरी तरह से राज्य का स्वामित्व है और राज्य ही ये तय करेगा कि औद्योगिक इकाइयों के लिए जो है वो निजी स्वामित्व में कितनी भूमि दी जानी चाहिए। इसी प्रकार से जहाँ तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संबंध है, वहाँ जो है वो ग्रामीण कम्यून्स बनाए गए हैं और भूमि का जो सामूहिक स्वामित्व है, अर्थात एक गांव की जो जनता है वो सामूहिक रूप से खेती करती है, सामूहिक रूप से आर्थिक गतिविधि का संचालन करती है और अपनी सामूहिक आय का जो एक भाग है जो कि 18% है वो राज्य को कर के रूप में जमा कराती है। इस तरह से एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है और उस समाजवादी अर्थव्यवस्था के दायरे के भीतर ही बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था को स्वीकृति दी गई है। एक दलीय प्रणाली, इसका जिक्र हम कर ही चुके हैं कि वहाँ पर एक ही साम्यवादी दल के नेतृत्व में पूरी व्यवस्था कार्य करती है। यद्यपि अन्य दलों का निर्माण करने की स्वीकृति है, किंतु ये अन्य दल केवल परामर्शदाता की भूमिका में रहेंगे। अन्य दल केवल दिखावे के हैं और संविधान के प्रस्तावना में ही यह स्पष्ट लिख दिया गया है कि सभी जातियों के लोगों ने साम्यवादी दल के नेतृत्व में अपनी विजय यात्रा प्रारंभ रखी है और आगे भी साम्यवादी दल के नेतृत्व में ही जनता आगे बढ़ेगी।
एक नई विशेषता जो इस संविधान में है, जो पिछले संविधानों में नहीं थी, वो है केंद्रीय सैनिक आयोग। केंद्रीय सैनिक आयोग जो है वो वहाँ की सेना के ऊपर एक सर्वोच्च संगठन है। अर्थात चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक मानी जाती है। लगभग 50 लाख सैनिक चीन की सेनाओं में हैं। यह एक नई संस्था है और सेना को निर्देश यही आयोग देता है। केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष की ही ये ड्यूटी है कि वो जो भी आदेश देना है वो चीन का राष्ट्रपति नहीं देता, वरन सेना का पूरी तरह से जो कमांड है वो इस केंद्रीय सैनिक आयोग के भीतर ही है। आयोग के सभापति जो हैं वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी हैं। ऐसा कहा जाता है कि केंद्रीय सैनिक आयोग की जो शक्ति है व्यवहार में, धीरे धीरे वो साम्यवादी दल से भी अधिक शक्तियां यह अर्जित कर रहा है, क्योंकि सेना जो है वो जिसके नेतृत्व में कार्य करेगी उसी के पास शक्ति की वास्तविक चाबी रहती है। जैसा कि माओ त्से-तुंग कहा करता था कि शक्ति जो है वो बंदूक की नली से पैदा होती है, और बंदूक की नली अर्थात सेना पर नियंत्रण केंद्रीय सैनिक आयोग का है। इसलिए यह एक बहुत ही विलक्षण व्यवस्था है जिसमें कि साम्यवादी दल के हाथ में सेना को नहीं रख करके केंद्रीय सैनिक आयोग के पास इसको रखा गया है। राष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना 1978 के संविधान में राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया था। 1975 के संविधान में भी इसको नहीं रखा गया था, किंतु इस संविधान में फिर से राष्ट्रपति के पद का निर्माण कर दिया गया है, और जिसका निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, और राज्य के अध्यक्ष के द्वारा जो भी औपचारिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करना, विदेशी राजदूतों से प्रमाण पत्र लेना आदि सभी काम राष्ट्रपति को करने होते हैं। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल के समान ही इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। राष्ट्रपति यद्यपि युद्ध की घोषणा कर सकता है, किंतु सेनाओं के संचालन की शक्ति उसे नहीं दी गई है। सेना के संचालन की जो शक्ति है वो केंद्रीय सैनिक आयोग को दी गई है। इस तरह से यहाँ फिर हम देख सकते हैं कि शक्ति का बंटवारा हो गया है। सैनिक शक्ति केंद्रीय सैनिक आयोग के पास है, और जो असैनिक शक्ति है जिसे कि नागरिक शक्ति कहते हैं वो राष्ट्रपति के पास है, और अंतिम शक्ति है वो साम्यवादी दल के पास है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक प्रकार का शक्ति का विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया है, जो कि पिछले संविधानों में पूरी तरह से केंद्रीकरण था। अब शक्ति का कुछ विकेंद्रीकरण इन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किया गया है। विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, और विदेश नीति में सारी वो बातें हैं जो केवल औपचारिक हैं। चीन वास्तव में उनका पालन नहीं करता है, यानी कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय भावना का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना, पंचशील के सिद्धांतों को मानना, चीन के द्वारा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, और अन्य देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, विश्व शांति और मानव प्रगति के लिए कार्य करना, ये सब ऐसे हैं जो केवल दिखावे की बातें हैं चीन के संविधान में। और आज पूरी दुनिया जानती है कि चीन विदेश नीति के क्षेत्र में एक आक्रामक और साम्राज्यवादी नीति का ही पालन करता है, उसका संविधान चाहे कुछ भी कहे। और अंतिम विशेषता है न्यायपालिका की अधीन स्थिति, अर्थात संविधान की रक्षा के लिए भारत में जिस प्रकार से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, यहाँ पर न्यायपालिका केवल प्रशासन का एक अंग मात्र है, और इसका कार्य है नागरिकों के आपसी विवादों को दूर करने का कार्य करना। और इस सर्वोच्च यह जो न्यायालय है और इसके अधीन जो बहुत सारे न्यायालय हैं, ये सभी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी हैं, और एक पिरामिड के आकार का न्यायिक जो संगठन है
वो इस बात को दर्शाता है कि चीन में न्यायिक क्षेत्र में भी पूरी तरह से केंद्रीयकरण है और न्यायाधीशों के पास निष्पक्षता और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार नहीं है। उन्हें वैसे ही निर्णय देने होंगे जैसा कि साम्यवादी दल चाहता है। इस तरह से यदि नए संविधान का हम यदि विहंगम दृष्टिपात करें और इसका मूल्यांकन करें तो हम यह देखेंगे कि पिछले संविधानों की तुलना में इसमें बहुत सारे नए तत्वों का समावेश किया गया है। कुछ विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया है, केंद्रीय सैनिक आयोग का निर्माण करके, और अर्थव्यवस्था को बाजारोन्मुख बनाया गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पहले की अपेक्षा कुछ विस्तृत किया गया है और इस प्रकार से इस संविधान के अंतर्गत एक औपचारिक ही रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। चीन का जो भविष्य है हम कह सकते हैं कि नए संविधान के ऊपर उतना निर्भर नहीं करता जितना कि साम्यवादी दल की भूमिका पर निर्भर करता है। और यह बात अन्य देशों के संविधानों से बिल्कुल उलट है। जहां हमने पिछले 4 संविधानों का अध्ययन किया था, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस, तो हमने ये देखा था कि संविधान जैसा है उसी पर ये निर्भर करता है कि उन देश का भावी विकास कैसे होगा। लेकिन चीन के संदर्भ में यह बात केवल आंशिक रूप से ही सत्य है। संविधान चीन का दर्पण नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने विदेश नीति के क्षेत्र में भी देखा कि सारी औपचारिक बातें हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी देखा कि मूलतः वो अधिकार दिखाने के हैं केवल, और वास्तविक अधिकार नहीं हैं। अर्थव्यवस्था भी बाजार आधारित वहीं तक है जहां तक कि राज्य उसको अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार से साम्यवादी दल की जैसी भूमिका रहेगी उसी के अनुरूप संविधान को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से चीन का ये जो वर्तमान संविधान है 1982 के, यह ज़रूर कहा जा सकता है कि इसी संविधान के अंतर्गत चीन ने अपनी विकास यात्रा प्रारंभ करी और आज चीन दुनिया की महाशक्तियों को पीछे छोड़ करके और नंबर 2 की पोजीशन पर है, और एक समय आएगा कि शायद वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे। धन्यवाद।